आलसी कौवे को हमेशा सोए रहने की आदत होती थी। वो कोई भी काम ना करता था। आलसी कौवे की पत्नी अपने पति से कहती है, खालू जी, आप मेरे लिए भोजन ढूंढ के लाएं, मुझे बहुत भूख लगी है। अरे वाह पत्नी, मुझसे कोई काम नहीं होता, मैं भोजन ढूंढने नहीं जा रहा, तुम अपने लिए भोजन खुद ढूंढ के लाओ। फिर कालू कौवा अपने बेटे जुगू से कहता है, जुगू बेटा, तुम हमारे लिए भोजन ढूंढ के लाओ, हम कल से भूखे हैं, तुम ही हमारा वाहिद सहारा हो, तुम ही हमारे लिए कुछ करो। जुगू अपने पिता से कहता है, नहीं पिताजी, मुझसे ये काम नहीं होता, मैं बहुत थक जाता हूँ। इस तरह वो सब रोज़ाना एक दूसरे को भोजन ढूंढने को कहते थे। उन्हें खुद कोई काम करने की आदत ना थी। एक दिन कालू कौवा और उसकी पत्नी गोरी कौवी के नदी के किनारे बैठे थे, तो कालू कौवे की पत्नी अपने पति से कहती है, खालू जी, हमें अपने बेटे जुगू की शादी कर देनी चाहिए, हो सकता है जुगू की पत्नी से हम सुखी जीवन बिता पाएं। कालू कौवा हैरान होके कहता है, अरे गोरी, ये कैसे हो सकता है कि जुगू की शादी से हम सुखी जीवन बिता पाएंगे, और जुगू की शादी के लिए तो बहुत सारी रकम की ज़रूरत होगी, हमारे पास तो एक कौड़ी भी नहीं है, हम खुद इतनी मुश्किलों से गुजारा कर रहे हैं। तो गोरी कौवी कहती है, कालू जी, जब हम जुगू की शादी कर देंगे तो हमारे लिए भोजन ले आया करेगी, तुम और मैं कोई काम नहीं करेंगे और जुगू को भी ज़्यादा काम नहीं करना पड़ेगा, जुगनू की पत्नी सारा काम कर देगी हमें, और हम जुगू की शादी इस तरह करेंगे कि हमें उस पर कुछ भी ना खर्च करना पड़े, किसी अमीर घर से जुगू की पत्नी लाएंगे। कालू कौवा खुश हो जाता है। वो बहुत आलसी होता है, उसे तो बहाना चाहिए होता है कि खुद काम कोई भी ना करे। वो दिल ही दिल में खुश होता है और खुद से कहता है, अरे वो, अब तो मेरे मज़े होंगे, अब मैं सुकून से सारा दिन सोया रहूँगा, भोजन मुझे बैठे बिठाए मिल जाएगा। इस तरह वो जुगू की पत्नी ढूंढने के लिए निकल पड़ते हैं। उन्हें एक अमीर और बड़े घर से जुगू की पत्नी मिल जाती है और इस तरह वो उसकी शादी कर देते हैं। शादी के अगले दिन ही गोरी अपने बहू से कहती है, बहू जी, हमारे परिवार की परंपरा है कि घर के काम, भोजन, सारे काम जो होते हैं वो बहू रानी ही करके आती है, तुम मेरे लिए भोजन ढूंढ के लाओ, मुझे बहुत भूख लगी है। बहू रानी सासू माँ के लिए भोजन ढूंढने जाती है। बहुत मुश्किलों से उसे गंदम के 2 दाने मिलते हैं और वो सासू माँ को दे देती है। कालू कौवा कहता है, बहू रानी, मैं कल से भूखा हूँ, मेरे लिए भी भोजन ले आती ना। ससुर जी, मैंने पूरा जंगल छान मारा, मुझे इन 2 दानों के अलावा पूरे जंगल में कुछ नहीं मिला। जुगू अपनी पत्नी से कहता है, सुना नहीं तुमने मेरे पिताजी क्या कह रहे हैं, जाओ मेरे पिताजी के लिए भोजन ढूंढ के लाओ। रानी परेशान होकर भोजन ढूंढने निकल पड़ती है। अरे जी, मैं किस परिवार में फंस गई, ये तो खुद कोई काम नहीं करते, सारा काम मुझसे करवा रहे हैं, अब मैं भी इन्हें अच्छा सबक सिखाती हूँ। अब की बार उसे जंगल में जो दाने मिलते हैं वो खुद खा लेती है और वापस आकर ससुर जी से कहती है, ससुर जी, मुझे भोजन कहीं से नहीं मिला और मैं अब बहुत थक गई हूँ, मैं सोने जा रही हूँ। उसकी ये हरकत देखकर सब परेशान हो जाते हैं। हर बार जब भी वो बहू रानी को भोजन ढूंढने का कहते हैं, वो उनके साथ वैसा ही करती, सारा भोजन खुद खा लेती और परिवार के लिए कुछ ना लेके जाती।
गोरी कवि परेशान होके कहती है, अरे ये हम कहाँ फंस गए। हमने तो सोचा था कि बहू रानी आएगी तो हमें कोई काम नहीं करना पड़ेगा, लेकिन ये तो कोई काम नहीं करती, इसके काम भी हमें ही करने पड़ते हैं। इस तरह आलसी कौवे को भी अपना काम खुद करने की आदत पड़ जाती है। जुगू बेचारा भी अपने लिए खुद भोजन ढूंढने जाता। कभी कभी तो वो अपनी पत्नी के लिए भी भोजन खुद लेके आता। तो बच्चों, इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि हमें सुस्ती और कायली से काम नहीं लेना चाहिए, बल्कि अपने काम खुद करने की आदत अपनानी चाहिए और अपना भोजन किसी दूसरे पर नहीं डालना चाहिए। किसी जंगल में बहुत सारे पक्षी रहते थे। वो सब अपने अपने काम ठीक समय पर कर लेते थे। जंगल में सर्दियों का मौसम आने ही वाला होता है। सब पक्षी चाहते थे कि उनके घर की मुरम्मत हो जाए ताकि सर्दी से बचा जा सके। जंगल में कबूतर और कबूतरी भी रहते थे। उनके करीब ही तोता और तोती का घर भी था। नीलो चिड़िया भी अपनी बेटी के साथ उसी जंगल में रहती थी। कबूतर कहता है, अरे कबूतरी, हमें अपना घर मजबूत कर लेना चाहिए। हमारे घर को जिस जगह भी मुरम्मत की ज़रूरत है, हम मुरम्मत कर लेते हैं, क्योंकि सर्दियों का मौसम आने ही वाला है। सर्दियों में तो हम कोई काम नहीं कर पाएंगे। इस जंगल में इतनी सर्दी होती है कि घर से बाहर भी नहीं निकला जाता। कबूतरी जवाब देती है, हाँ कबूतर मियाँ, मैं भी यही सोच रही थी, हमें घर की मुरम्मत जल्द से जल्द करवा लेनी चाहिए। वो दोनों घर की मुरम्मत का सामान लेने चले जाते हैं। दूसरी तरफ तोता और तोती भी आपस में बातें कर रहे होते हैं। तोती अपने मियाँ से कहती है, तोते मियाँ, हमारा घर तो बिल्कुल मजबूत है, सर्दियाँ आने वाली हैं, ना हमें कोई परेशानी भी नहीं है। नीलू चिड़िया अपनी बेटी से कहती है, बेटी, हमारा घर तो अभी अभी नया बना है, हमारे घर को तो मुरम्मत की कोई ज़रूरत ही नहीं है। कवि अपनी माँ के घर सर्दियाँ गुजारने का सोच रही होती है, क्योंकि कालू कौवे ने उसे पहले ही कह दिया था, मुझसे घर की मुरम्मत नहीं होती, तुम सर्दियाँ गुजारने अपनी माँ के घर चली जाना। कालू कौवा हमेशा ही सोया रहता था। वो घर का कोई काम नहीं करता था। कवि कहती है, कालू, मैं अपनी माँ के घर जा रही हूँ। मैं सर्दियों का मौसम अपनी माँ के पास गुजारूंगी। तुमसे तो घर की मुरम्मत का कोई काम नहीं होता, इसलिए मैं तो जा रही हूँ। तुम्हारी मर्जी, अब तुम कोई काम करो या ना करो। जाओ जाओ, अगर जाना है तो जाओ, मेरी नींद तो खराब मत करो। कवि अपनी माँ के घर चली जाती है और कालू कौवा फिर से सो जाता है। इसी तरह वक्त गुजरता जाता है। फिर अचानक सर्दियों का मौसम आ जाता है। सभी पक्षी अपने अपने घरों में आराम से रह रहे होते हैं। कौवा बेचारा अकेला अपने घर में बैठा होता है। वो बहुत परेशान होता है, क्योंकि घर की मुरम्मत ना होने की वजह से उसे सख्त सर्दी लग रही होती है। नीलू चिड़िया भी सर्दियों के मौसम में अपनी बेटी को बाहर नहीं जाने देती। सभी पक्षियों ने सर्दियों के लिए अपना अपना भोजन भी इकट्ठा करके रखा होता है, क्योंकि जब सर्दियाँ आ जाती हैं तो भोजन कहीं भी नहीं मिलता। कालू कौवा खुद से कहता है, एक तो मेरे घर की मुरम्मत नहीं है और मुझे ठंड भी बहुत लग रही है। मेरे पास तो खाने के लिए कुछ भी नहीं है। मेरी बीवी तो पहले ही अपनी माँ के घर चली गई है। वो तो अपनी माँ के घर मज़े कर रही होगी। वही तो थी जो मेरा इतना ख्याल रखती थी, मेरे लिए भोजन ले आती थी। मैं तो कभी बाहर भी नहीं गया। अब मेरा क्या होगा? मैं क्या खाऊंगा? अच्छा, नीलो चिड़िया के पास जाता हूँ, हो सकता है
وہ مجھے کچھ کھانے کو دے دے۔ پھر وہ نیلو چڑیا کے پاس چلا جاتا ہے اور اس سے کہتا ہے، ارے نیلو چڑیا، میں کل سے بھوکا ہوں، میرے پاس کھانے کو کچھ نہیں ہے اور میری پتنی بھی یہاں نہیں ہے۔ نیلو چڑیا بہت رحم دل ہوتی ہے، وہ کالو کوے کو تھوڑا سا بھوجن دے دیتی ہے۔ کالو کوا خوش ہو جاتا ہے۔ کالو کوا بہت آلسی ہوتا ہے، وہ اسی طرح کبھی نیلو چڑیا سے تو کبھی کبوتر کے گھر جا کر ان سے بھوجن مانگ لیتا ہے، لیکن خود کوئی کام نہیں کرتا۔ اسی طرح وہ اپنی زندگی بتا رہا ہوتا ہے۔ کبھی اپنی ماں کے گھر ہوتی ہے اور ادھر کالو کوا در در کی ٹھوکریں کھا رہا ہوتا ہے۔ ایک دفعہ ایک جنگل میں کبوتروں اور طوطوں کا گروہ رہتا تھا۔ ان سب کی آپس میں بہت گہری دوستی تھی۔ ان میں اتنا اتفاق ہوتا تھا کہ باقی پکشی ان کی دوستی کی مثالیں دیتے تھے۔ ان کی خوبی تھی کہ وہ جہاں بھی جاتے اکٹھے جاتے تھے۔ ایک دن کبوتر اور طوطے اکٹھے بیٹھے تھے تو ان میں کبوتروں کا گروہ کہتا ہے، آج ہم صبح صبح سیر کے لیے جا رہے ہیں، تم سب تیار ہو نا؟ صبح کی سیر صحت کے لیے بہت مفید ہوتی ہے۔ طوطوں کا گروہ کہتا ہے، ہاں ہاں ہم تیار ہیں، ہم سب کو صبح کی سیر بہت پسند ہے۔ پھر وہ دونوں گروہ سیر کے لیے روانہ ہو جاتے ہیں۔ جب وہ جا رہے ہوتے ہیں تو راستے میں انہیں کووں کا گروہ ملتا ہے۔ تمام کوے کہتے ہیں، بھائی بھائی ہم بھی آپ کے ساتھ چلیں، آپ کا گروہ بہت بڑا ہے، بہت مزہ آئے گا۔ کبوتروں کا گروہ کہتا ہے، نہیں نہیں، یہ تم نے کیا بات کر دی، تم ہمارے ساتھ نہیں چل سکتے۔ ہم جب اٹھتے ہیں تو ہماری اڑان دیکھ کر انسان ہماری فوٹو کھینچتے ہیں، باقی پکشی ہم پہ رقص کرتے ہیں۔ تم تو کالے ہو، تم ہمارے ساتھ چلے تو ہمارا گروہ تو بدصورت ہو جائے گا۔ کووں کا گروہ پریشان ہو جاتا ہے۔ کبوتروں اور طوطوں کا گروہ انہیں چھوڑ کر چلا جاتا ہے۔ راستے میں چیل کا گروہ بھی جا رہا ہوتا ہے اور وہ طوطوں اور کبوتروں کے گروہ کو روک لیتا ہے۔ چیل کے گروہ میں ایک بوڑھی چیل ہوتی ہے جو بہت ظالم ہوتی ہے۔ بوڑھی چیل کبوتروں اور طوطوں کے گروہ سے کہتی ہے، ارے واہ واہ، یہ گروہ کہاں جا رہا ہے؟ کہیں یہ ہمارے جنگل تو نہیں جا رہے؟ چلو چلو ان سے پوچھتے ہیں۔ بوڑھی چیل کبوتروں اور طوطوں کے گروہ کے پاس جاتی ہے اور ان سے پوچھتی ہے، ارے ارے تم لوگ کہاں جا رہے ہو؟ تمہارا گروہ تو بہت بڑا ہے، ہم سب بھی سیر کے لیے جا رہے ہیں، کیا تم لوگ بھی سیر کے لیے نکلے ہو؟ طوطوں کا گروہ کہتا ہے، ہاں ہاں چیل جی، ہمارا گروہ صبح کی سیر کے لیے نکلا ہے۔ بوڑھی چیل بہت عقل مند بھی ہوتی ہے۔ اس کے دماغ میں ایک ترکیب سوچتی ہے کہ کسی طرح طوطوں اور کووں کے گروہ کو پھنسایا جائے اور ان کا شکار کیا جائے۔ چیل باقی پکشیوں سے کہتی ہے، بھائی بھائی تم ہمارے ساتھ چلو نا سیر پر، بہت مزہ آئے گا اور ہمارا گروہ بہت بڑا ہو جائے گا۔ طوطوں اور کبوتروں کا گروہ آپس میں مشورہ کرتا ہے۔ وہ سب ان کے ساتھ جانے کے لیے راضی ہو جاتے ہیں۔ اب طوطے، کبوتر اور چیل سب ساتھ ساتھ جا رہے ہوتے ہیں۔ طوطوں اور کبوتروں کے چیل کے گروہ کے ساتھ جانے کی خبر پورے جنگل میں پھیل جاتی ہے۔ کووں کے گروہ کو جب یہ بات پتہ چلتی ہے تو وہ چیل کی سازش کو جان جاتے ہیں۔ چیل بہت ظالم ہوتی ہے۔ چیل کا اصل مقصد کبوتروں اور طوطوں کے گروہ کو اپنے ساتھ لے جا کر ان پر حملہ کرنا تھا، کیونکہ چیل کا کام شکار کرنا ہی ہوتا ہے۔ کووں کا گروہ ان کے پیچھے پیچھے جاتا ہے تاکہ ان کی جان بچائی جا سکے۔ کچھ دور جا کر بوڑھی چیل کہتی ہے، ہا 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 ہا، تم سب میرا شکار بننے جا رہے ہو، ہا 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 ہا، تم سب میرے شکنجے میں ہو اب،
अब तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। हो। उनका पीछा करते करते कौओं का गिरोह भी उनके पास पहुंच जाता है। उनके पास जाकर वो तोतों और कबूतरों का गिरोह को बचा लेते हैं और चील को वहां से भगा देते हैं। तोते और कबूतर कौओं के गिरोह का शुक्रिया अदा करते हैं। वो अपनी गलती पर शर्मिंदा थे कि वो उन्हें अपने साथ नहीं आने दे रहे थे, लेकिन उन्होंने कबूतरों और तोतों की जान बचाकर अपनी दोस्ती का आगाज कर दिया। अब वो सब अपने जंगल में वापस जा रहे थे और उन्होंने अहद कर लिया कि अब वो सब खुशी खुशी रहेंगे। एक जंगल में कालू कौवा अपने बच्चों के साथ अपने घोंसले में रह रहा था। वो रोजाना अपने बच्चों के लिए भोजन ले